हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, चैप्टर नोट्स ख़त्म होगा। चैप्टर नोट्स ख़त्म होने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे और जैसे ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो वैसे ही हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे जो कि एग्ज़ाम में 2 मार्क में पूछे जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यहाँ पे स्टडी किस तरह से कराई जाती है। सबसे पहले आप प्रोसेस समझ लें, यहाँ पे पढ़ाया किस तरह से जाता है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आप चैनल को बिना सब्सक्राइब करके बिना नहीं जाइएगा, मैं आपकी गारंटी लेता हूँ। पहले आप समझिए मैं यहाँ पे किस तरह से आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। पहले आपको क्लास 10 की साइंस की स्टडी कराता हूँ। साइंस की स्टडी चैप्टर वाइज यहाँ पे चलती है, चैप्टर वाइज चलती है यहाँ पे साइंस की स्टडी। सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम फर्स्ट चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं, तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग नोट्स को देख चुका हूँ, मतलब चैप्टर नोट्स, मतलब चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो चीज़ हम लोग देख चुके हैं। और चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीव्यू क्वेश्चन जितने भी हो, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो पूछे गए हैं और जो पूछे जाएंगे, उस सभी का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं चैप्टर नोट्स खत्म होने के बाद। तो उसके भी स्टडी हम लोग कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, जो कि मैंने इस पे बारे में डिस्कशन कर चुके थे। ऑब्जेक्टिव सेट में हम लोग क्लियर कर चुके थे, 2 ऑब्जेक्टिव सेट को हम लोग क्लियर कर चुके हैं, उसका भी वीडियो बना दिए हैं, ठीक है। वो क्लास भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो एग्जाम में 2 मार्क में क्वेश्चन पूछे जाते हैं चैप्टर फर्स्ट से जो क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क में, इसमें 5 टॉप क्वेश्चन लिया गया है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और ये पूछे जाते हैं हर साल, इसलिए इसकी स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं बात कर दूं पहला क्वेश्चन। इसमें इस सेट में आपको 5 सेट की स्टडी कराई जाएगी। ये सेट फर्स्ट है। सेट फर्स्ट में 5 क्वेश्चन दिया गया है। प्रत्येक सेट में, हर एक सेट में आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब 5 क्वेश्चन के हिसाब से आपको चैप्टर फर्स्ट में 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि एग्जाम में 100%, 100% गारंटी है आएगा ही आएगा। इसके अलावा इस चैप्टर में कहीं से भी क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा, इस 25 क्वेश्चन के अलावा, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। बस समझ में आई? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे स्टडी कैसे चल रही है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह जब ये आप शॉर्ट क्वेश्चन का खत्म हो जाएगा, ये मेरा शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे, जो कि एग्जाम में 5 मार्क में पूछे जाते हैं। और ये हम लोग देखेंगे कि चैप्टर फर्स्ट में से 5 मार्क में कौन कौन सा क्वेश्चन से पूछा जाता है क्वेश्चन, वो हम लोग देखेंगे। कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 मार्क में चैप्टर फर्स्ट से, अगर आएंगे तो कहाँ से आएंगे, उसके बारे में भी डिस्कशन हम करेंगे जब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की स्टडी कर लेंगे, 2 मार्क वाला स्टडी कर लेंगे, तब हम लोग 5 मार्क की स्टडी पे बात करेंगे। बात समझ आएगी? अच्छे से समझ में आ गई? चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास में सबसे पहले हम लोग, इसमें पहले बता दूं कि इसमें हमें 5 क्वेश्चन दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण लिखें। आपके एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, कहता है रासायनिक समीकरण दिए लिखें। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, वही क्वेश्चन को मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। मतलब रासायनिक समीकरण कह रहा लिखने के लिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन पहला दे दिया है, कहता है कि जिंक सल्फाइड को हवा की उपस्थिति में गर्म करने पर किया जाता है तब क्या होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब हम जिंक सल्फाइड को हवा की उपस्थिति में गर्म करते हैं तब क्या होता है। और दूसरा है, कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस को चूना जल से प्रभावित किया जाता है तब क्या होता है। मतलब जब हम चूना जल पे कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करेंगे, गैस को क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे, तब क्या होगा, क्या बनेगा। इस कंडीशन में हमको इसका रासायनिक समीकरण लिखना है। क्या लिखना है? रासायनिक समीकरण। तो चलिए देखिए मैंने क्या लिखा है। मैंने रासायनिक समीकरण के साथ साथ इसका डेफिनेशन भी लिख दिया हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का मैंने आंसर लिखा है, जब हम जिंक सल्फाइड को हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, मतलब गर्म करते हैं या फिर गर्म किया जाता है, तब जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। समीकरण में लिखा है ZnS, यहाँ पे क्या है, जिंक सल्फाइड है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको गर्म किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? हीट किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। तब यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बन रहा है और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जिंक सल्फाइड को क्या होता है, जब जिंक सल्फाइड को हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उसका समीकरण लिखें, तो आप सिर्फ ये लिख देते हैं तो आपका आंसर हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझने के लिए यहाँ पे डिफिनेशन में लिख दिया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर चूना पर प्रभावित किया जाता है, चूना जल पे प्रभावित करते हैं तब क्या होता है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जब चूना जल पे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तब क्या होता है, उसके कंडीशन के बारे में समझते हैं।
मैंने लिखा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूना जल से प्रभावित कराने पर क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो श्वेत अपक्षेप बनता है जिसे चूना जल धुंधिया हो जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब हम क्या करेंगे, आप ये मेरा चूना जल है, इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और यहाँ पे वाटर बनेगा, जो कि ये जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या होता है, धुंधिया कलर का होता है, धुंधिया हो जाता है। बस आप इतना लिख दीजिएगा, लेकिन आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये रिएक्शन लिखना है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़े। अगर आपके एग्जाम में पूछेगा तो आपको सिर्फ ये लिखना है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये डिफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये डिफिनेशन याद भी रहता है तो लिख भी देते हैं, तो इससे आपका ही फ़ायदा है, काफ़ी अच्छा लगेगा दिखने में पेपर, और जितना अच्छा पेपर लगेगा उतना आपको एग्ज़ाम में नंबर मिलेगा। तो ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन लाएगा कहाँ से, तो बोर्ड भी वही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर देता है, बस थोड़ा सा उल्टा फुल्टा करके। तो आपको यही क्वेश्चन अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि वायु के अनुपस्थिति में पदार्थ जलना क्यों बंद कर देता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, मतलब एक बार नहीं, रिपीट कर करके क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसकी भी तैयारी कर ही ले तो बेही बेटर है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन मैं लिया हूँ ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एक साल नहीं कई साल पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगर आप इसकी तैयारी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। मैंने क्या क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन बोल रहा है कि वायु की अनुपस्थिति में पदार्थ का जलना क्यों बंद हो जाए, मतलब कि जब हम हवा नहीं हो जहाँ पे, वहाँ पे पदार्थ, कोई भी पदार्थ जलता रहता तो वो जलना क्यों बंद कर देता है, उसके बारे में समझते हैं। आपको आंसर जैसे मैं लिखा हूँ आपको एग्जाम में वैसा ही लिखना है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। मैंने लिखा है कि वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन किसी पदार्थ के जलने की सहायक होती है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी भी पदार्थ को हम जलाते हैं तो सबसे बड़ा पदार्थ जलता है जिसका कारण है ऑक्सीजन। हवा में ऑक्सीजन होता है जिस कारण से हम किसी भी पदार्थ को जला सकते हैं और जला पाते हैं। अगर हम किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति हटा दें, अगर ऑक्सीजन वहाँ से हटा दें, हवा हटा दें, तो उस पदार्थ को जलाना संभव नहीं होगा। कहने का अर्थ हुआ कि वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन किसी पदार्थ को जलाने से सहायक होती है, अतः वायु की अनुपस्थिति में यह जलना बंद कर देता है। मतलब अगर किसी भी पदार्थ को हम जलाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा सहायक पॉइंट क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कारण ही हम किसी पदार्थ को जला पाते हैं, अन्यथा अगर ऑक्सीजन ना हो वहाँ पे तो भी किसी भी पदार्थ को जलाना संभव नहीं होगा। वो जो पदार्थ जलता रहेगा वो पदार्थ ऑटोमेटिक ही बुझ जाएगा, मतलब जलना बंद कर देगा। इतना आप याद रखिए, आपके एग्जाम में इतना ही लिखना है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस में मैं आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए, आपको एग्जाम में तो इतना ही लिखना है, एग्जाम में एक क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया, इसमें एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख के आना है एग्जाम में। लेकिन मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बताया हूँ, जो कि कभी कभी होता है कि हालांकि थोड़ा हमको नॉलेज भी एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया हूँ। एग्जाम में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ एग्जाम में लिखना नहीं है। हालांकि दहन की क्रिया हमेशा वायु की या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। मैंने आपको क्या बताया कि दहन मतलब किसी भी पदार्थ को हम जलाते हैं तो वो हमें वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है, बिना वायु और हवा की उपस्थिति में किसी पदार्थ को हम नहीं जला पाते हैं। लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन संभव है। मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पे हवा और ऑक्सीजन ना हो तो भी ऑक्सीजन मतलब क्या होता है, किसी पदार्थ को जलाना संभव हो सकता है, हम किसी पदार्थ को जला सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है कि मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन में जलकर मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाती है। इस क्रिया में उष्मा और प्रकाश भी निकलती है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है ही भी नहीं, ऑक्सीजन हवा है ही नहीं, फिर भी ये जलना शुरू किया और प्रकाश भी निकला और उष्मा भी निकला। कैसे? क्योंकि नाइट्रोजन जो एक गैस है और इसकी उपस्थिति में क्या हुआ, मैग्नीशियम धातु जलना शुरू कर देता है। अगर हम मैग्नीशियम धातु को नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो जलना शुरू कर देता है, इसको हवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अदरवाइज अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्लास में किसी भी टीचर से आपको पढ़ाए, कोई भी टीचर पढ़ाए, तो आप बोल सकते हैं कि हवा मतलब किसी भी पदार्थ को बिना हवा की उपस्थिति में हम जला सकते हैं। एक ऐसे पदार्थ है जैसे मैग्नीशियम को नाइट्रोजन की उपस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं, और इसमें जलाने के बाद उष्मा भी निकलता है और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ये कह सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये नहीं जलता है। ठीक है, चलिए, मैग्नीशियम धातु प्रकाश की क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं जलता है। अब यहाँ पे जब एक जलती हुई मोमबत्ती को क्लोरीन गैस में भरे गैस जार में ले जाया जाता है तो मोमबत्ती जलती रहती है और काला धुआं निकलता है। इससे मोमबत्ती को क्लोरीन की उपस्थिति में जलाया जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर किसी भी मोमबत्ती को
अगर हम किसी भी मोमबत्ती को जलाते रहते हैं तो वो जलता रहता है, वहाँ पे ऑक्सीजन होता है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, इसी मोमबत्ती को उठा करके एक पैकेज में रख देते हैं, एक डब्बा में रख देते हैं और उसमें क्लोरीन गैस भर देते हैं और यहाँ मोमबत्ती को छोड़ देते हैं, तो देखने को मिलता है कि मोमबत्ती जलता ही रहता, मोमबत्ती बुझता नहीं है। इससे ये पता चलता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हम पदार्थ को जला सकते हैं। कंडीशन में बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, जो कि ये क्लोरीन गैस के कारण ये मोमबत्ती जलता रहता है। तो क्लोरीन गैस है, वहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला, यहाँ पे क्लोरीन की उपस्थिति में जला। तो ये रेयर केस में ऐसा होता है। आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी किसी भी पदार्थ को नहीं, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिसको हम जला सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आप ये कंफर्म नहीं बोल सकते कि नहीं, जला ही नहीं सकते। मतलब बहुत सारे पदार्थ हैं जो जलते नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे रेयर केस है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पदार्थ को हम जला सकते हैं। बस इतना याद रखिए, ये एज अ नॉलेज के लिए था, बस एज अ नॉलेज के लिए आप अपने नॉलेज के लिए रखिएगा कि हाँ कभी कभी ऐसा होता है। मैग्नीशियम को अगर हम नाइट्रोजन के साथ जला दे तो उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बिना ऑक्सीजन का भी जल जाता है। यहाँ पे आप प्रूफ कर सकते हैं इस चीज़ को। अदरवाइज अगर आप बोल दें कि अगर हम किसी मोमबत्ती को जला रहे हैं, मोमबत्ती को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर हम किसी भी क्लोरीन गैस के जार में उसको मोमबत्ती को ले जाते हैं तो मोमबत्ती बुझता नहीं। इसका मतलब ये होगा कि उसके पास ऑक्सीजन है नहीं, वो क्लोरीन गैस की उपस्थिति में वो जल रहा है। तो इतना कह सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन संभव है, इतना आप कह सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि आपको इस तरह लिखना था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सोडियम क्लोरीन, यहाँ ध्यान दीजिए, सोडियम को कहता है कि क्रोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, जैसे मिट्टी तेल कहते हैं शायद, केरोसिन तेल में क्यों डुबोकर रखा जाता है, एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कहने का अर्थ यह कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने उत्तर में लिखा है, सोडियम एक धातु है और यह अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। अत्यधिक क्रियाशील मतलब बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, ये तुरंत इसमें आग पकड़ लेता है, ये किसी भी हवा की उपस्थिति में आते ही वो रिएक्शन कर जाता है, यहाँ पे आग लग जाता है। बहुत ही अत्यधिक क्रियाशील कहने का मतलब यही होता है। तो कहने का अर्थ हुआ है कि सोडियम एक धातु है और ये एक अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और ये बहुत अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। सोडियम धातु को खुला रखने पर साधारण ताप पर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या होता है, ऑक्सीजन होगा जहाँ पे हवा होगा, हवा से ही अभिक्रिया करके जलना शुरू कर देता है, वो जलने लगता है, वो उसमें क्या होता है, जलना शुरू हो जाता है। कहने का अर्थ है कि उसमें आग लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर हम सोडियम को खुली अवस्था में नॉर्मल टेम्परेचर पर लाया जाए तो वो ऑटोमेटिक ही वो जलना शुरू कर देता है। अतः यह जलना जाए इसे बचाने के लिए, मतलब ये ऑटोमेटिक जल ना जाए इसे बचाने के लिए, इसे हम कहते हैं किस में रखते हैं, केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। बस इतना आप याद रखिएगा, बस एग्जाम में इसी तरह लिखना है। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। यहाँ पे असंतुलित समीकरण दिया गया है, देखिए इसको मैं किस तरह संतुलित करूँगा, मतलब यहाँ पे असंतुलित समीकरण दिया गया है, इसे सबको संतुलित करना एग्जाम में पूछा जाता है 2 मार्क में, कभी कभी तो 5 मार्क में पूछ देता है, 5 को 3 को दे देगा, कहेगा इसको असंतुलित समीकरण को संतुलित कीजिए, उसको संतुलित करके दिखाना होगा। बस आपको इधर एटॉमिक नंबर चेक करके हमें संतुलित करना होता है। इसका क्लास काफ़ी अच्छे तरीके से मैं बताया था, अगर इसको अच्छे से देखना है तो इसका लिंक जो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, चैप्टर 1 के प्लेलिस्ट में जाके असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे करें ये वीडियो जाके देख ले, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको संतुलित करना इसको सिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि इसको एटॉमिक नंबर चेक करना होता है, मतलब कि सभी के जितने भी एलिमेंट है, सभी के एलिमेंट्स को क्या करना है, हमको परमाणु संख्या देखना होता है। देखिए यहाँ पे पीबी कितना है, यहाँ पीबी 1 है, इधर पीबी कितना है, 1 है। चलिए ये ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन यहाँ पे अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन 2 है, ये 2 नाइट्रोजन 2, इधर नाइट्रोजन कितना है, 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे नाइट्रोजन में 2 चपकाना होगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो जाएगा। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझना है तो वहाँ जाके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, नाइट्रोजन 2 हो गया। अब ऑक्सीजन की बात आई तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना, ऑक्सीजन हो गया 3 और 3 दूना 6, ये 6 हो गया, 6 1 7। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, देखिए 2, अब यहाँ पे जो 2 से गुना किए थे तो यहाँ पे 1 और 2 2 4, 4 1 5 और 5 2 7। चलिए ठीक है, ये कंप्लीट है, मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ये संतुलित हो गया। अब आप इसमें हर एलिमेंट का परमाणु संख्या जो होगा, वो तत्व का परमाणु संख्या जो होगा वो बराबर ही होगा, आप देख लीजिएगा। तो कहने का अर्थ होगा कि इसका बराबर जो परमाणु संख्या होगा तो वो किस तरह लिख सकते हैं, ये संतुलित रासायनिक समीकरण होगा PbNO3 का होल 2 से बना है PbO ऑक्सीजन प्लस, अब यहाँ बोल सकते हैं 2 मोल NO2 और प्लस ऑक्सीजन जो है वो, ये संतुलित हो गया। ये पहले हमें असंतुलित दिया हुआ था, अब ये संतुलित हो गया। ये पहले क्या दिया हुआ था, असंतुलित दिया हुआ था, ये चीज़ यहाँ आ गया, चलो सॉरी,
ये असंतुलित दिया हुआ था और ये चीज़ मेरा संतुलित हो गया। आप यहाँ पे इस तरह से कह सकते हैं, ये असंतुलित था, ये संतुलित हो गया। उसी तरह इसको भी संतुलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड को कहता है एम एन, यहाँ पे देखिए सबसे पहले चेक करना है कितना है, तो ये एम एन है और एम एन यहाँ पे 1, इधर भी 1 है, चलिए ये ठीक है। ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 है, ऑक्सीजन की संख्या इधर कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे 2 बैठाना होगा, तब ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए ये ऑक्सीजन 2 हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन इतना इधर 1 है और हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 2 4 ना, 2 2 दूना 4, 4 गो हाइड्रोजन है, इधर कितना 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 यहाँ पे बैठा देंगे, तो हाइड्रोजन इधर भी 4 और इधर भी 4। अब क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन यहाँ पे 4 जैसे बैठा है, तो ये क्लोरीन भी हो गया 4, तो क्लोरीन 4 हो गया, तो यहाँ पे देखेंगे क्लोरीन 2 और क्लोरीन 2 हो गया 4, ये हो गया संतुलित। तो इस तरह से आपको अनुमान विधि लगा करके इसको असंतुलित को संतुलित करना। उसी तरह यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पोटाशियम यहाँ पे 1 है, पोटाशियम यहाँ पे 1 है, चलिए ठीक है। क्लोरीन 1 क्लोरीन है, ऑक्सीजन इधर कितना है 3 है और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 और 2 को मैनेज करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 2 से गुना कर देते हैं और यहाँ पे हम 3 से गुना कर देते हैं। इससे क्या होगा कि अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और यहाँ पे 3 दूना 6, ऑक्सीजन की संख्या 6। चलिए ये तो मिल गया, लेकिन अब यहाँ पे पोटासियम गड़बड़ा गया। पोटासियम यहाँ पे कितना हो गया 2, इधर पोटासियम कितना हो जाएगा, यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे पोटासियम जो हुआ वो 2 हो जाएगा। पोटासियम जो हो गया यहाँ पे, ये पोटासियम 2 और ये पोटासियम 1 है, तो इधर 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे पोटासियम 2 तो पोटासियम 2, अब यहाँ पे क्लोरीन 2 तो क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 6 तो ऑक्सीजन 6, यहाँ पे ये संतुलित हो गया। तो इस तरह से असंतुलित को संतुलित किया जाता है। उसी तरह 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 से लगा देंगे, यहाँ पे 2 से लगाएंगे, ठीक है। सोडियम हो गया 2, चलिए 2 से मैंने क्या कर दिया, लगा दिया। अब यहाँ पे 2 से गुना कर दिया सोडियम में, अब यहाँ पे सोडियम मिल गया। अब यहाँ पे किसको मिलाएंगे, अब यहाँ पे हम मिलाएंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इधर यहाँ पे 2 मिला था, यहाँ पे ऑक्सीजन ये 2 और 2 2 ये हो गया 4, तो इधर ऑक्सीजन कितना, यहाँ इधर हो गया 3 और 1 4, चलिए ये मिलेगा, ये सेम है। हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन ये इधर हो गया 2, इधर हो गया यहाँ पे 2 और हाइड्रोजन इधर कितना 2, चलो ये मिल गया। अब कार्बन की बात करते हैं, कार्बन इधर 1 है और यहाँ पे भी कार्बन 1 है, चलिए ये संतुलित हो गया। तो पहले असंतुलित दिया हुआ था, इसे संतुलित करना था। तो इस तरह से आपको अनुमान विधि द्वारा खाली आपको असंतुलित समीकरण को संतुलित करना होता है। एग्जाम में 2 मार्क्स में और 5 मार्क्स में कभी कभी पूछे जाते हैं, और जितने भी हम दिए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट से एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम में दिए गए हैं। आप इसमें फिर से ट्राई करके कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में इसको भी पूछा ही गया है। मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पे कोई भी मैं फालतू क्वेश्चन नहीं उठाया हूँ, हर क्वेश्चन पूछे गए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एकदम बारीकी से आप सबको नोट करके तैयारी करिए ले। चलिए क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी कथा की अवस्था को संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखे। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि इसके रासायनिक समीकरण का, इसमें समीकरण को लिखना है, इसके अवस्था को असंतुलित करके लिखना है। हाँ समझ आया। चलिए कहता कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट का विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा बेरियम सल्फेट का अपक्षेप बनाता है। इसका हमें रिएक्शन लिखना है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे बेरियम क्लोराइड और यहाँ पे लिखा है सोडियम सल्फेट। अगर बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट का रिएक्शन करवाएंगे तो बेरियम क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड यहाँ बनता है और यहाँ पे बेरियम सल्फेट बनता है। ये बेरियम सल्फेट अपक्षेप के रूप में बनता है, जो कि यहाँ पे पहले बता दिया गया है, अपक्षेप के रूप में बनता है। तो यहाँ पे मैंने चिन्ह दे दिया अपक्षेप का। मैंने आपको पहले बताया, अगर अपक्षेपण अभिक्रिया के बारे में समझना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाके देख लें, और अदरवाइज प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया आपको। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बेरियम क्लोराइड को अगर हम सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। अब इसमें एक बात करें हम लोग संतुलित की, तो ये रिएक्शन ये जो है संतुलित होना चाहिए। तो चेक करते हैं संतुलित है कि नहीं। यहाँ पे Ba कितना है, बेरियम कितना है 1 है और इधर भी 1 है। क्लोरीन कितना इधर 2 है और क्लोरीन यहाँ पे कितना 2 है, ठीक है। इधर सोडियम की बात करें तो सोडियम 2 है, इधर भी सोडियम कितना है 2 है। इधर हम सल्फेट क्या कहते हैं कि सल्फर की बात करें तो सल्फर 1 और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। तो यहाँ पे ये क्या है, संतुलित है। ये समीकरण संतुलित भी है और यहाँ पे रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया। तो उस तरह से आपको लिखना क्या था कि संतुलित लिखने के लिए, संतुलित रिएक्शन करने के लिए यहाँ पे संतुलित वाला, तो संतुलित हमने संतुलित भी है और रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, कहता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा जल बनाता है। ये रिएक्शन लिखना है और रिएक्शन के दौरान हमें संतुलित भी करना है। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए और क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैंने पहले बताया आपको, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो क्या करेगा, कम रिएक्टिव मेटल को, जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील तत्व को हटा देते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन की तुलना में अधिक क्रियाशील है, तो सोडियम हाइड्रोजन को हटा के बाहर फेंकेगा और ये
OH इसके साथ आएगा, वाटर बना देगा, और सोडियम जो है वो उसकी जगह पे स्थान को ग्रहण कर लेगा, तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा और वाटर बनेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था सोडियम, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड और वाटर बनता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए ये संतुलित है कि असंतुलित, तो चेक कर लेते हैं। तो चेक करते हैं संतुलित है कि नहीं। सोडियम एक है इधर, सोडियम एक है इधर, ऑक्सीजन इधर एक है, इधर भी ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन कितना है 1 और 2, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण भी है, ये संतुलित भी है और इसका रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया, दूसरा नंबर का भी रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से ये टॉप 5 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और ये पूछे जाते हैं। तो इसकी तैयारी आप बहुत ही अच्छे से कर भी लें तो ही बेटर है। आप एक कॉपी बना लें, अदरवाइज अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ncrtconcept.com पर जाकर इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसे के। तो समझ में आ गया होगा कि क्या आपको तैयारी करना। अगले क्लास में हम लोग आएंगे सेट 2 के लेके, अब ये सेट 1 था, अगले क्लास में सेट 2 की बात करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट होगा 5 में। हम पहले आपको बता दिए 5 सेट की तैयारी करवाएंगे, 5 सेट में 25 क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम से बाहर नहीं पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में यही 25 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन उठाया जाएगा, इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा, गारंटी मेरी है। बस मेरे साथ जुड़े रहिए, तैयारी कीजिए। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, आज के लिए इतना ही।